आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल में। भारत के इतिहास से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर रोज हम डिस्कशन कर रहे हैं, जो कि यूजीसी नेट, सेट, टीजीटी, पीजीटी, यूपीएससी, स्टेट पीएससी जैसी परीक्षाओं के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है। अगर आप इनमें से किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो श्रृंखला आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो सकता है। फिलहाल तो मैं 10 क्वेश्चन ही लेकर के आता हूं, लेकिन ये 10 क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं और मैं अच्छे से डिस्क्राइब करने की कोशिश करता हूं। इसके अलावा समय समय पर 50-100 क्वेश्चन वाले वीडियो भी मेरे चैनल पर आते रहते हैं। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन दिया है, कौन से भारतीय क्षेत्र फ्रांस के अधिकार में थे। आप लोगों को पता ही होगा कि हमारा भारत जो है अंग्रेजों का गुलाम था, लेकिन हमारे भारत के कुछ क्षेत्र यूरोप के कुछ अन्य देशों के अधिकार में भी था, जैसे कि फ्रांस और एक है पुर्तगाल। तो हमारे भारत में सबसे अधिक जो क्षेत्र है ना वो अंग्रेजों के पास थे। उसके बाद फिर कुछ थोड़े से क्षेत्र जो हैं फ्रांसीसी और पुर्तगालियों के अधिकार में भी थे। तो आपको बताना है कौन से क्षेत्र फ्रांस के अधिकार में थे। तो यहां पर देखिएगा, जो माहे है ये फ्रांस के अधिकार में था, करिकाल फ्रांस के अधिकार में था, पौंडीचेरी भी फ्रांस के पास था। उसके बाद जो यमन है ये भी जो है फ्रांस के अधिकार में था। तो यहां पर आपका कूट बन जाता है 1 2 4 5। 1 2 4 5 मैं आपको कूट दिखा देता हूं, कूट मुझे पहले दिखाना चाहिए। 1 2 4 5 जो है आपका उत्तर होगा। वहीं अगर हम बात करें दीव की और दमन की, तो ये दोनों जो हैं पुर्तगाल के अधिकार में था। दमन, दीव, दादरा नागर हवेली और गोवा ये पुर्तगाल के अधिकार में था। बाकी माहे, यमन, करिकाल, पौंडीचेरी ये सब जो है फ्रांस के अधिकार में था। और ये सभी क्षेत्र जो है भारत के अलग अलग क्षेत्रों में थे, ध्यान रखेंगे इस चीज को। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के तहत देसी है, माफी चाहूंगा, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के तहत देसी रियासतों के समक्ष कौन सा एक विकल्प के रूप में नहीं था। तो देखो, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम पारित हुआ 1947 को और इसी के तहत हमारे भारत को स्वतंत्रता प्राप्त हुई। और इसी अधिनियम के तहत भारत का विभाजन भी हुआ, पाकिस्तान की स्थापना इसी अधिनियम के तहत हुई थी। तो यहां पर देसी रियासतों के समक्ष कुछ विकल्प रखे गए थे कि उनके पास क्या चॉइस है आगे के लिए, तो वो आपको बताना है। तो देखते हैं कि कौन सा नहीं था, ये आपको बताना है। 3 विकल्प रखे गए थे देसी रियासतों के समक्ष, तो एक कौन सा नहीं है वो आपको बताना है। तो पहला विकल्प बिल्कुल सही है, भारत में विलय। 542 देसी रियासतों ने अपना भारत में विलय किया, बाकी के जो 20 रियासत थे वो पाकिस्तान में मिल गए। पाकिस्तान में विलय ये भी सही है। उसके बाद स्वतंत्र रहना ये भी सही है, लेकिन ब्रिटिश साम्राज्य के साथ बने रहना ऐसा कोई भी ऑप्शन या कोई भी विकल्प देसी रियासतों के पास नहीं था, क्योंकि सभी को स्वतंत्र कर रहे थे तो देसी रियासतों को भी स्वतंत्रता दी जा रही थी। तो देसी रियासतों को बोला गया कि भाई या तो तुम भारत में मिल जाओ या पाकिस्तान में मिल जाओ या फिर तुम स्वतंत्र रहो। ये 3 विकल्प दिए गए थे। अगला क्वेश्चन दिया है, मुगल सम्राट चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य ने जिस शक राजा को पराजित किया वह था। तो गुप्त सम्राट थे चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य, जो कि भारत के महानतम शासक थे। उन्होंने शकों को पराजित किया था। तो इन्होंने जिस शक राजा को पराजित किया था उसका नाम आपको बताना है। देखिए, होता क्या है कि शक जो है अटैक कर देते हैं इनके राज्य पर, और इस समय इनके जो बड़े भाई थे रामगुप्त, वो जो है गुप्त सम्राट थे, लेकिन वो जो है शकों के साथ समझौता करने को तैयार थे। लेकिन जो चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य थे ये युद्ध के पक्ष में थे और ये खुद सेना का नेतृत्व करते हैं और जो शक शासक है उसको बुरी तरह से पराजित कर देते हैं। तो वो शक शासक कौन था? तो रुद्र सिंह तृतीय। ये जो शक शासक है ना, ये कार्दमक वंश का था, ये भी आप ध्यान में रखेंगे। अगला क्वेश्चन दिया है, लक्ष्मण संवत किस वंश के शासक द्वारा प्रारंभ किया गया था? लक्ष्मण संवत, तो लक्ष्मण संवत शुरू किया गया था सेन वंश के शासकों के द्वारा। सेन वंश जो कि बंगाल में शासन करते थे। शासक का नाम याद रखना है, लक्ष्मण सेन। अगला क्वेश्चन दिया है, प्लासी के युद्ध में नवाब सिराजुद्दौला के विरुद्ध षड्यंत्र में भाग लेने वाले थे। तो नवाब सिराजुद्दौला जो बंगाल के नवाब थे, तो 1757 में प्लासी का युद्ध होता है। तो इसमें जो सिराजुद्दौला है उसको काफ़ी सारे जो अपने हैं, उनके जो खुद के जो अपने थे ना, उनके जो भी अधिकारी कर्मचारी हैं, यहाँ तक कि उनके रिश्तेदार, वो खुद जो है इनको धोखा दे देते हैं, इनके विरुद्ध षड्यंत्र करने लग जाते हैं। इसमें अंग्रेज भी शामिल थे और भी काफ़ी सारे लोग थे। तो कौन कौन थे जिन्होंने इनके विरुद्ध षड्यंत्र
रचा था या शामिल हुए थे। तो भाई पहला नाम तो मीर जाफर जो कि सिराजुद्दौला का सेनापति था, यार लतीफ खां, राय दुर्लभ, ये सभी जो हैं इनके विरुद्ध षड्यंत्र में शामिल थे। इसके अलावा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो अंग्रेज थे वो भी इस षड्यंत्र में शामिल थे। वही एक तरह से देखा जाए तो करता धरता थे, षड्यंत्र को शुरू करने वाले वही थे। और उन्होंने जो है सिराजुद्दौला के सेनापति को अपनी ओर मिला लिया, यार लतीफ खां को अपनी ओर मिला लिया, राय दुर्लभ को अपनी ओर मिला लिया। इसके बाद जगत सेठ, बंगाल का एक बड़ा रईस आदमी था, उसको भी अंग्रेजों ने अपनी ओर मिला लिया सिराजुद्दौला के विरुद्ध। अगर मीर मदान की बात करें तो ये जो है सिराजुद्दौला के पक्ष में था, सिराजुद्दौला के समर्थन में था और सिराजुद्दौला के साथ खड़ा रहा। इसके अलावा एक और नाम याद रखेंगे, मोहनलाल। मोहनलाल ने भी सिराजुद्दौला का साथ दिया था। तो साथ देने वाले और नहीं देने वाले दोनों का नाम आपको ध्यान में रखना है। तो कूट देख लीजिएगा भाई, 1 3 4 ये आपका जो है उत्तर होगा 1 3 4 द। अगला देखते हैं प्रश्न आप पढ़िए, हर्षवर्धन और पुलकेशिन द्वितीय के मध्य नर्मदा नदी के तट पर हुए युद्ध का वर्णन निम्न में से किन स्रोतों से प्राप्त हुआ है। तो देखो हर्षवर्धन जो वर्धन वंश के शासक थे, पुलकेशिन द्वितीय ये भी भारत के महानतम शासक थे। तो दोनों के मध्य नर्मदा नदी के तट पर एक युद्ध लड़ा गया था और इस युद्ध में हर्षवर्धन बुरी तरह से पराजित हो गया था। होता यह कि हर्षवर्धन जो है संपूर्ण उत्तर भारत को जीत लेता है और उसके बाद फिर वो दक्षिण भारत को जीतने के उद्देश्य से दक्षिण भारत में आक्रमण कर देता है। लेकिन जो पुलकेशिन द्वितीय है वो नर्मदा नदी के तट पर हर्षवर्धन को बुरी तरह से पराजित कर देता है और इसी कारण हर्षवर्धन जो है अपने दक्षिण के विजय अभियान को स्थगित कर देता है। क्योंकि जिस समय हर्षवर्धन शासन कर रहे थे ना, तो उस समय दक्षिण में भी काफी बड़े बड़े शासक थे, जिनमें से पुलकेशिन द्वितीय थे। सुदूर दक्षिण में अगर हम जाएं तमिलनाडु में तो वहां पर नरसिंह वर्मन प्रथम थे। तो जो पुलकेशिन द्वितीय हैं ये हर्षवर्धन को रोक देते हैं। तो हमको ये किन स्रोतों से पता चलता है ये आपने बताना है। तो दिया हुआ है वेनसोंग का यात्रा वृतांत, नासिक अभिलेख, एहोल प्रशस्ति, बाण भट्ट का हर्ष चरित्र। तो आपके सामने कूट ये रहा, तो आप देख लीजिए और आंसर देने की कोशिश करिएगा। तो चलिए मैं आंसर बताता हूं। एक तो हमको पता चलता है वेनसोंग का यात्रा वृतांत, जो चीनी यात्री था वेनसोंग, जिसने CUकी नामक एक पुस्तक लिखा था, भारत के अपने यात्रा संस्मरणों को उसमें इसने लिखा था। और वेनसोंग जो है हर्षवर्धन के समय भारत की यात्रा पर आया था, तो उसने जो है इस चीज का जिक्र किया है कि हर्षवर्धन ने दक्षिण की ओर प्रस्थान किया और जो पुलकेशिन द्वितीय है उसने उसे रोक दिया नर्मदा नदी के तट पर। वहीं एहोल प्रशस्ति जो कि पुलकेशिन द्वितीय द्वारा वो करवाया गया था, बनवाया गया था, जिसको लिखा था रवि कीर्ति ने, तो इसमें भी जो है इस युद्ध का वर्णन मिलता है। तो 1 और 3 आपका उत्तर होगा, 1 और 3 अगला क्वेश्चन दिया है, भारत के स्वतंत्रता के समय राजा हरि सिंह किस रियासत के शासक थे। तो भाई स्वतंत्रता हमको कब प्राप्त हुई सभी को पता है, भाई बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। तो इस समय जो हरि सिंह जी है ना, ये कश्मीर के शासक थे। ध्यान रखना, कश्मीर में हिंदू राजा शासन कर रहे थे। अगला क्वेश्चन दिया है, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की तुलना की जाती है। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिनको भारत का लौह पुरुष कहा जाता है और गुजरात में इनका स्टेच्यू भी लगाया गया ना, प्रतिमा, जिसको स्टेच्यू ऑफ यूनिटी के नाम से जाना जाता है। तो इनकी तुलना किससे की जाती है। तो इनकी तुलना की जाती है बिस्मार्क से। बिस्मार्क कौन था। तो ये जर्मनी का चांसलर था, जिसने जर्मनी का एकीकरण किया। जर्मनी जिसको आज हम जानते हैं ना एक बड़ा देश है, बट वो पहले 1870 से पहले वो छोटे छोटे राज्यों में या फिर कहीं छोटे छोटे राजाओं द्वारा शासित क्षेत्र हुआ करता था। लगभग 25 छोटे छोटे राज्य थे, उनको बिस्मार्क ने एक करके बृहत्तर जर्मनी के रूप में स्थापित किया। उसके बाद जर्मनी जो है काफी शक्तिशाली हो जाता है। ठीक वही काम हमारे भारत में सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने किया। हमारे भारत में जो लगभग 560 देसी रियासत थे ना, उनमें से 542 देसी रियासतों को भारत संघ में विलय कराने में इन्होंने सफलता प्राप्त की थी। तो इसीलिए इनको जो है भारत का बिस्मार्क कहा जाता है। एकता का प्रतीक भी इनको माना जाता है, इसीलिए स्टैच्यू ऑफ यूनिटी स्थापित किया गया है ना, लौह पुरुष कहा जाता है। बाकी आप लोग मुझे बताइएगा कि कैसर विलियम द्वितीय कौन है, अब्राहम लिंकन कौन है, जॉर्ज वॉशिंगटन कौन है। अगला क्वेश्चन दिया है, गौतम बुद्ध जी का हम उम्र कौन था। मतलब कौन था जो कि गौतम बुद्ध जी के उम्र के आसपास का था। जो हम उम्र होते हैं ना, जो ज्यादा से ज्यादा उसी साल के होते हैं या 1-2 साल का फर्क होता है, तो कौन है। तो इसका आंसर होगा कुशल नरेश प्रसेनजीत, ये गौतम बुद्ध जी के हम उम्र थे।
अगला क्वेश्चन दिया है तक्षशिला स्थित है। तक्षशिला कहाँ स्थित है ये आपको बताना है। तो तक्षशिला स्थित है भाई झेलम और सिंधु नदी के तट पर। तक्षशिला में विश्वविद्यालय था ना, तक्षशिला विश्वविद्यालय बड़ा फेमस है। तो ये झेलम और सिंधु नदी के तट पर स्थित है तक्षशिला। तो भाई इसी के साथ आज का ये वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपसे कितने क्वेश्चन सॉल्व हुए। किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो जरूर बताइएगा ताकि मैं उसको सॉल्व कर सकूं। कोई भी सुझाव हो तो मुझे जरूर बताइएगा ताकि मैं उसको सम्मिलित कर सकूं। वीडियो को जितना हो सके उतना आप शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो को आखिर तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।